मेरा नाम हर्षराज सिंह है एंड मैं पुणे से ही बिलोंग करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक कि एक माइंडसेट इतना ज़्यादा कैसे एक्टिव था आपका कि लाइक आप स्कूलिंग में इतना कुछ सीख रहे थे और इतना कुछ ट्राई कर रहे थे अपने से क्रिएटिविटी का, ओके, इतना कोई नहीं कर पाता। पहला जॉब जो था मैंने शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। जो है हम नेशनल लेवल तक मुंबई में गए चैंपियनशिप में और वहाँ पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसका न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी आया था। हिंदी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल आया था मेरे फोटो के साथ। और सोशल मीडिया का क्रेज़ मुझे बहुत था। मतलब आपको पता है नहीं, बट पहले जो बटन वाले फ़ोन होते थे उसमें 2G इंटरनेट चलता था। तो मेरे पास, पापा के पास, मेरे पास तो नहीं, मम्मी के पास भी फ़ोन नहीं था। पापा के पास एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन था बटन वाला, पर उसमें एक ब्राउज़र आता था 2G। मैंने उस ब्राउज़र से पहले कूपन आता था, आपको याद होगा तो 20 रुपए में 200 MB आता था। तो वो कूपन को ये करके मैंने 200 MB इंटरनेट लेकर के उसमें फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था 2013 में। इट्स लाइक क्रेजी स्कूलिंग जी। स्टोरी जो मैंने आज तक सुनी। इट्स फर्स्ट टाइम कि इतना कोई करके आया है स्कूलिंग में। क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है, तो जब आप कोई काम कंसिस्टेंटली ईमानदारी से करते हो तो आपको उसमें ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और सक्सेस खुद आपको मिलती है। मैंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने वाला एक अच्छे से भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो है कात्रज में, उसके जस्ट बैक साइड में ही है अंबेगांव पठार में। तो वहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा सा स्टोर सेटअप किया जिसमें हमारे लगभग 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर देख सकते हैं एंड हम एज इट इज सेम डे उनके सामने ही वो बना करके रेडी करके डिलीवर। तो वर्क स्पेस में मैंने पूरा सेटअप किया और वहाँ से मैंने लोगों को हायर भी करना स्टार्ट किया, टीम भी रखी। बट बाद में जाकर के वही टीम ने मुझे धोखा भी दिया। उसके बाद से मैं समझा कि यार कैसे काम करना होता है। आई गेस आपने काफ़ी बिजनेस के लिए 2 मार्केटिंग आइडियाज ऑलरेडी दे दिए। लाइक आई गेस दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट की अगर किसी में सीखने की चाह है करेक्ट। तो बहुत कुछ सीख सकता है। लिसनिंग टू योर होल जर्नी एक बहुत सारी रिस्पेक्ट मेरे माइंड में ऑलरेडी आपके लिए बन चुकी है। Want to start your own business? Listen to the today's podcast. मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपकी मैच्योरिटी इवेंचुअली इंक्रीज हो जाती है। सो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जिनसे हमने उनके पूरे जर्नी के बारे में बात की है। सो हर्षराज ने उसकी पूरी स्कूलिंग स्ट्रगल स्टोरी बताई है। पुनेरी गिफ्ट्स बिजनेस तक का पूरा सफ़र बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या आइडियाज़ थे, एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े, क्रेजी मार्केटिंग आइडियाज़ उन्होंने शेयर किए जो कि उन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी किए। सो टुडेज वी हैव स्पेशल पॉडकास्ट फॉर द यंगस्टर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो कि आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके भी बिजनेस में। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कस्टमर रिटेंशन के लिए, रीच पाने के लिए क्या क्या फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने होंगे अपनी टेक्निकल साइड के ऊपर। इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। एज अ पॉडकास्टर एंड एज अ बियॉन्ड द पॉडकास्ट होल टीम हमें भी बहुत कुछ एक्चुअली सीखने को मिला कि क्या क्या चीज़ें और की जा सकती है लोगों को रीच आउट करने के लिए। सो मार्केटिंग आइडियाज़ की टिप्स लेने के लिए और पूरे हर्षराज की जर्नी टू दी पुनेरी गिफ्ट्स जाने के लिए आज का पॉडकास्ट पूरा देखिए। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ हिम ऑन दी इंस्टाग्राम ऑन देयर वेबसाइट लिंक्स फॉर द गिफ्ट्स विच वी वांट टू बाय। और पीजी इवेंट्स के बारे में भी बात ये की है कि क्या क्या इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करके देते हैं आपको। सो इट्स अ होल पैकेज फॉर द बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट। सो इट्स हर्षराज ऑन बियॉन्ड द कोड। एंजॉय टुडेज एपिसोड। सो वेलकम हर्षराज ऑन बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट। सो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी बातें करनी है, लाइक आपके पुनेरी गिफ्ट्स एंड इवेंट्स के बिजनेस के बारे में, आपका जो भी स्ट्रगल रहा है आज तक का, जो भी आपने जॉब्स किए, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपने इम्प्लीमेंट किए उसके बारे में भी जानना है। बहुत सारे किस्से जो आपने शूट शुरू होने से पहले हमें बताए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अभी, और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी क्लियर कर दीजिए कि क्या क्या किया है अब तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड मेरा नाम हर्षराज सिंह है एंड मैं पुणे से ही बिलोंग करता हूँ। जस्ट मैं अभी डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि आपने बताया था शूट शुरू होने से पहले कि लाइक आपने बहुत सारे जॉब्स किए जब आप
स्कूलिंग में थे। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए और थोड़ा सा एक फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल सब कुछ बता दीजिए। श्योर। तो मैं शुरू करना चाहूँगा एकदम स्टार्टिंग से, जब मेरी इनकम की जर्नी, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो इनकम की जर्नी जब मेरी शुरुआत हुई, तो फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि डैडी सिर्फ एक नॉर्मल सा एक प्लम्बर का काम करते हैं, मतलब प्लम्बिंग हेल्पर का काम करते हैं, जिसमें सैलरी एक 8 to 10 10,000 होती है। एंड उस 8 to 10,000 में मेरा एक छोटा भाई भी है। एंड पूरी फैमिली को चलाना 8,000 में पुणे जैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए मैंने जो मेरी जर्नी है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी काम करने की। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 3rd 4th की बात बता रहा हूँ, तो मैं बहुत दिमाग लड़ाता था। उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। तो क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सोचना पड़ता था उस समय में ही। तो उस टाइम मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इतना छोटा था कि मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। तो थोड़े दिन रुका, फिर एक दिन ना मैं मॉर्निंग में ऐसे ही उठ के बाहर खड़ा था, तो एक छोटा बच्चा था, साइकिल से आया हुआ था। तो उसको मैंने देखा न्यूज़पेपर फेंक रहा है। मैंने बोला यार ये मेरे से 1-2 साल का बड़ा लग रहा है, तो मतलब मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मैंने उसको रोका और उससे पूछा कि भाई ये क्या है, कैसे करते हैं? तो उसने बताया कि तुम एड्रेस बताया, और उसके एड्रेस पे मैं गया, तो वहाँ पे जो ओनर था, तो उससे मैंने बात की, और सबसे पहला जॉब जो था मैंने शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। और उस टाइम मैंने एज़ अ न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय काम शुरू किया था, जब मेरी सैलरी थी 700 रुपीज़ पर मंथ। 1 महीने का 700 रुपए, और मॉर्निंग में 5 बजे जाना होता था और 2 से 3 घंटे में काम खत्म हो जाता था। इनिशियली मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, तो मैंने बहुत दिन तक पैदल ही उसको डिलीवर किया, उसके बाद साइकिल लिया। ऐसे करके मैंने लगभग एक 2-3 साल तक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम किया। उसके बाद मतलब हमें अपने माइंड को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। और मेरे अंदर बहुत पहले से एक क्रिएटिव का बहुत कीड़ा दौड़ता था। तो उस टाइम मैं और एक काम क्या किया साइड बाय साइड, मैं देखता था मेरे स्कूल में, मैं एक प्राइवेट स्कूल में था, डैडी की सैलरी कम थी, फिर भी मुझे उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो मैं जो स्कूल में था, एक्टिव इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम था उसका, जो कि उस टाइम पे अच्छा स्कूल था हमारे एरिया में। तो उस स्कूल में ना मैं देखता था कि हमेशा वो हायर क्लास के बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बोलते थे। तो प्रोजेक्ट्स में यूजुअली वो मोटर वगैरह कुछ होता था, घूमता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने सोचा यार कि ये लोग जाते हैं बाहर, स्टेशनरी से सामान खरीद के लाते हैं, इसको बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा इसमें। तो एक बार ना मुझे एक मेरे सीनियर ने, मतलब वो शायद 8th 9th में होंगे और मैं छोटा था, तो मुझे उन्होंने ऐसी बात करते-करते, हम लोग साथ घर जाते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे ऐसा-ऐसा बनाना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ और सामान कहाँ मिलता है? मैंने बोला मैं तुमको बना के देता हूँ। मैंने क्या किया कि भंगार का जो स्क्रैप का जो दुकान होता है वहाँ गया, टूटी-फूटी मोटर वाली कार-वार 2-4 लाइट-वाइट उठाई, और उनका मतलब 5-10 रुपए में वो काम हो गया, और उनका 100-200 बचा दिया। मैंने उनको बोला कि इतने में मैंने लाया, तुमको पूरा बना के देता हूँ। फिर मुझे आइडिया क्लिक किया कि यार ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के देते हैं। तो उस टाइम मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मेरे से सीनियर लोगों के लिए, जो कि बनाने में बहुत कम कॉस्ट लगता था और मैं अच्छा मार्जिन जनरेट कर रहा था। वैसे कर के मैंने 2-3 साल निकाला, 7th स्टैंडर्ड तक मैं आया। 7th स्टैंडर्ड में वो स्कूल खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस वो 7th तक ही था वो स्कूल, उसके आगे उसमें नहीं था। तो अब मेरे पास चैलेंज ये था कि क्योंकि मुझे 7th में हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम का कैसे होता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में यूजुअली, जहाँ तक मुझे पता है, कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना होता है, 1st 2nd 3rd, तब जाके आपको हायर क्लासेस में मिलता है। डायरेक्ट अगर 7th 8th आपने किया तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे, मेरे पास चैलेंज था कि 7th तो कंप्लीट हो गया, बट 8th में मैं कैसे जाऊँ? तो वो चैलेंज जब आया, तो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर मुझे वहाँ पे लकीली एक स्कूल मिला, मौलेदीना हाई स्कूल, जो कि कैंप में है, जिसकी फीस 2100 रुपीज़ है फॉर द एंटायर ईयर। एंड वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जो कि सिर्फ 2000 से 2500 के बीच में वो ऑफर करती है साल भर के लिए। तो मुझे स्कूल के बारे में पता चला, मैंने वो स्कूल में एडमिशन लिया। तो वो स्कूल ना मॉर्निंग का होता था, तो मैंने क्या किया, अब न्यूज़पेपर का काम मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि स्कूल मॉर्निंग में होता था। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। वैसे वो मुस्लिम स्कूल है, 90% स्टूडेंट मुस्लिम है क्लास में, शायद मैं अकेला हिंदू था। पर वहाँ पे मुझे जो नॉलेज, जो फैकल्टीज़ मिले, जो लोग मिले, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तू कम एज में ही इतना कुछ कर रहा है, ये सब। तो वो काम मुझे छोड़ना पड़ा, न्यूज़पेपर वाला, क्योंकि स्कूल मॉर्निंग था, वो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो 2500 तो फीस है, वो तो हम कर ही लेंगे, पर उसके साथ-साथ कुछ तो हेल्पिंग हैंड एज़ अ घर पे देना पड़ेगा। तो फिर मैंने पता किया कि यार शाम के टाइम में कोई काम कर सकते हैं क्या? ड्राइविंग लाइसेंस थी नहीं मेरे पास, और साइकिल मैंने न्यूज़पेपर का काम करते-करते ले लिया था, सेकंड हैंड। तो ड्राइविंग लाइसेंस थी नहीं, डिलीवरी का कोई काम नहीं कर सकता था, और शाम में कोई काम नहीं था। फिर मुझे सेम इंसिडेंट जो न्यूज़पेपर वाला हुआ, सेम इंसिडेंट मैंने इवनिंग में देखा, एक मिल्क डिलीवरी बॉय को देखा।
उसको भी मैंने देखा यार वो साइकिल से आ रहा है, दूध लेके आ रहा है और इवनिंग बैच में डिलीवर कर रहा है। फिर वो पता किया मैंने, और वो पता करके मैंने शाम की उनकी बैच ज्वाइन कर ली इवनिंग में डिलीवरी बॉय की। वहाँ मुझे 7-8 हज़ार रुपये मंथली मिलते थे, लेकिन काम बहुत हेक्टिक होता था, बहुत हेवी लोड लेके जाना पड़ता था, अगर खराब हुआ तो हमारे सैलरी से कट होता था और बहुत चैलेंजेस थे। बट फिर भी वो काम किया मैंने बहुत दिन तक, और वो काम करके मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो बहुत परफेक्शन के साथ करता हूँ, तो सामने वाला इतना खुश हो जाता है। मैं आज तक की डेट पे जहां जहां जॉब किया वो काम छोड़ा है, मैंने ओनर को रुला दिया है। रुला दिया मतलब इमोशनल कर दिया कि तू मत जा मेरे पास से, ऐसा कर दिया। तो काम इतना परफेक्शन था कि जब न्यूज़पेपर वाला छोड़ा तो वो भी उदास था, पर उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, और इस तरह से मैंने वो काम छोड़ा। जब मिल्क वाला काम मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया इन द सेंस हर चीज़ में वो मेरे लिए खड़े थे, और इतना विश्वास बन गया था कि उन्होंने मेरे एरिया में एक नई ब्रांच डाली अपनी डेयरी की, दरवीज डेयरी उनका नाम है, हड़पसर में भी उनका ब्रांच है। तो उनका एक ब्रांच हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो स्टार्ट हुआ उन्होंने पूरा शॉप मेरे हाथ पे हैंड ओवर कर दिया, मतलब तू ही सब मैनेज कर, उनके वहाँ पे बैठना, वो इतना ट्रस्ट था कि दिन भर जो सेल होता था सबका कलेक्शन करना देना सब मैं उनका हैंडल करता था। वो भी काफ़ी टाइम तक किया, बट फिर भी मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ थी, और मेरे अंदर ही नहीं सबके अंदर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ बहुत बड़ी लगती है। मतलब मान लो आज हमें लग रहा है, उस टाइम पे मेरे लिए जब 700 महीने का मिलता था तो मुझे लगता था कि यार 700 कितना बड़ा अमाउंट है। आज मैं घंटे में भी 700 मिलता है तो मुझे लगता है यार बहुत कम है। तो कोई चीज़ जो आपको अभी बहुत बड़ी लग रही है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ की वैल्यू, मतलब वैल्यू होती है बट वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो शुरुआत मैंने की 700 रुपये महीने से, अब आ गया मैं 7,000 के महीने पे, लेकिन फिर भी मैं बोला यार नहीं, 7,000 कम है और मैं इसमें कुछ ज़्यादा सीख भी नहीं रहा। और वो डेयरी पे एक लैपटॉप रहता था, तो मैं लैपटॉप में कुछ कुछ करते रहता था दिन भर, क्योंकि कस्टमर्स का मॉर्निंग इवनिंग में आते थे, आफ्टरनून में फ्री बैठा रहता था। हाँ, और ये बात मैं तब बता रहा हूँ जब मेरी, वो मुस्लिम स्कूल था तो उनका जो है रमज़ान के टाइम में स्कूल बंद होता था और यह हाफ डे होता था, तो मैं उस टाइम नहीं जाता था। तो उसी 2-3 मंथ्स के पीरियड में डेयरी वाला कहानी स्टार्ट हो गया। तो उसके बीच में काम करते करते लैपटॉप में मैं कुछ करते रहता था, नई चीज़ सीखते रहता था। ऐसे करते 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 मुझे डेटा एंट्री के बारे में पता चला। तो मेरे स्कूल के अंदर ना एक टेस्ट हुआ था, मतलब मैथ्स से रिलेटेड टेस्ट था। तो वो यूजुअली इसके लिए था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक अकेडमी थी, बहुत अच्छा फेमस था और चैरिटेबल ट्रस्ट था, मतलब कम फीस शायद नहीं था, बस वो एग्जाम क्वालिफाई करना था। तो मैंने वो एग्जाम में लिखा, और मुझे ना लिखने की बहुत आदत है। मतलब मुझे अगर आप अभी एट अ मोमेंट कोई टॉपिक दे दो और कहो कि उसमें लिखो, तो मैं 3 से 4 पेज ऐसे ही लिख दूँ, बिना सोचे लिख दूँ। तो उस टाइम क्या था कि उसमें पेपर में मैक्सिमम पार्ट जो था वो ऐसे वाला पार्ट था, और ऐसे में तो मैं माहिर था, कुछ भी बोलो मैं बहुत लंबा लिख सकता हूँ। तो उसमें 4 टॉपिक थे और लिखना एक ही था, मैंने चारों लिख दिया, 4 के चारों लिख दिया। वो लिख दिया, और ऑब्वियसली मुझे पता था सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि पूरे क्लास में मुझे पता है कोई लिखने वाला नहीं है। तो मेरा उसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन था, उसमें मेरा भी हो गया। तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए वहां पे बुलाया, तो इंटरव्यू में बुलाया तो वहां पे सब मेरा सिलेक्शन हो गया वहां से पढ़ने के लिए। तो मैं वहां पे क्लासेस करने लगा, नॉलेज पार्क चैरिटेबल ट्रस्ट उसका नाम था, जो शायद अभी भी होगी। तो वहां से मैंने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे हमेशा से ही मतलब आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एनडीए क्लियर करना है। तो एनडीए की कोचिंग मैंने वहाँ स्टार्ट की। तो कोचिंग करते करते वो जो सर थे, जो ओनर थे, उनका स्टेटस एक दिन देखा मैंने, हायरिंग डेटा एंट्री है। तो मैंने बोला यूट्यूब पे मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने डेटा एंट्री सीखा हुआ था। तो मैंने सर को कॉल किया, और एज मेरी 18 तभी भी कंप्लीट नहीं थी, तो वो कंपनी बड़ी थी तो 18 से कम लेने वाले नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि सर आप जो चार्जेस बाहर ज़्यादा दोगे तो एज अ स्टूडेंट ही मैं क्लासेस ऑनलाइन की जगह मैं ऑफलाइन कर लूँगा, और वहाँ पे ही आपका जो काम होगा मैं कर दूंगा। वो मान गए, और फिर मैं वहाँ पे पढ़ने भी लगा, और पढ़ने के साथ साथ उसी कंपनी के अंदर काम भी करने लगा। तो मेरा काम बस इतना था कि स्कूल्स से बड़ी बड़ी लिस्ट आती थी स्टूडेंट्स की, मुझे उनका बस रजिस्ट्रेशन कराना होता था, ऑनबोर्ड कराना होता था, सिंपल। तो वो काम करने लगा, वहाँ पे मुझे 5,000 मिलता था, सैलरी कम हो गई पर मुझे पढ़ना मिल रहा था, मैं स्कूल भी प्रॉपर जा रहा था, और वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ सीखा। और वहाँ मुझे पता चला यार यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि उससे पहले मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास ही नहीं, मेरे घर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, मतलब सबके पास कीपैड फोन था। तो लोगों को देखता था, शौक था कि मेरे पास भी फोन हो, बट उतना सोचता ही नहीं था कि यार उतना पैसे मेरे पास नहीं है। तो वहां पे मैंने देखा कि यार वो लोग यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं उनको, मुझे ये पता चला। मैंने यार ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ, इनको पैसे भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अब ये हम भी कर सकते हैं। तो मैंने सीखा, बात करना सीखा, कैमरे के सामने कैसे बात करते हैं, ग्रीन स्क्रीन फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैंने यार हरा पर्दा ये लोग यूज कर रहे हैं, पर ये ऐसा वीडियो कौन देखता होगा। बाद में जब मैं एडिटिंग वाले डिपार्टमेंट गया तो लोगों को देखता हूँ, अरे ये तो जादू हो रहा है, पीछे का पर्दा है वो हटा दे रहे हैं और वो पूरा जो है पीछे जो चाहिए वो लगा रहा है। फिर मैंने बोला यार ऐसी चीज तो हम भी सीखना चाहिए। फिर मैंने डेटा एंट्री का काम छोड़ दिया और उसी में एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर दिया।
फिर सैलरी थोड़ी बढ़ गई और मैं लोगों को एक्सपीरियंस सीखने लगा कि वो पढ़ाते कैसे हैं। और वो क्योंकि कंपनी बड़ी थी, लोग बहुत बड़े बड़े आते थे जिनका पर आवर का चार्ज 5000 6000 होता था 1 घंटे का। मतलब यार क्या बात है, मतलब सिर्फ बुक देख के पढ़ा ही तो रहे हैं, ऐसा क्या चीज करे कि इतना ज्यादा कमा रहे हैं। तब मैंने सीखा वहां पे कि लोगों को बोलने की जो कला है, मतलब नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितना ही नॉलेज है आप उसको डिलीवर किस वे में करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहां पे सीखा उन लोगों से कि किस तरह से लोगों को, मतलब अब सामने वाला, अपने पास जितनी कैपेसिटी है, अपनी जैसी मेंटेलिटी है, जरूरी नहीं है कि सामने जो वाला जो इंसान है उसकी भी सेम हो। तो हम अपने वे से जब उसको समझाएंगे तो हो सकता है उसको नहीं समझ में आए, लेकिन जब हम सामने वाले की कैपेसिटी को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से पढ़ाएंगे तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने वहां से सीखा कि यार पढ़ाने में एजुकेशन इंडस्ट्री से बड़ा बिजनेस कोई नहीं हो सकता, मेरे दिमाग में आया। तो मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा क्लास घर से ही शुरू करते हैं। फिर जब घर पे आया तो घर 10x10 का घर था, एक ही घर में बेडरूम, एक ही घर में किचन, सब कुछ एक ही घर में। मतलब ऐसा कि नीचे इतना जो आपका नीचे मैट है ना, इतना भी स्पेस बीच में बचा नहीं था। मैंने बोला नहीं यार, क्लासेस हमसे नहीं हो पाएगा। फिर सोचा यार किसी तरह से एक स्मार्टफोन लेते हैं। तो अभी भी मेरे पास वो फोन है घर पे, 3000 रुपीज में मैंने इंटेक्स का एक फोन लिया था जो बहुत हैंग करता था, लेकिन बहुत बढ़िया फोन था उस टाइम पे मेरे लिए, वो बहुत काम का आया। दिस इज हैपनिंग, आप किस स्टैंडर्ड में थे अभी? अभी मैं था 8th, मतलब ये 8th। सब जो है ना Okay. डेयरी वाला पार्ट 3 महीने में ही खत्म हो गया। और उसके बाद ये शुरू हो गया, यहाँ एग्जाम हुआ स्कूल खुलने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आ गया मैं। उस टाइम मैं 8th स्टैंडर्ड में था और अभी मैं 8th में ही हूँ। Okay. ठीक है, उसके बाद शायद मैं थोड़ा आगे चला गया। इसके बीच में एक और चीज छूट गया जो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ और बाद में फिर से वापस इस पे आएंगे इंस्टीट्यूट वाले पे। तो यहाँ काम करते करते मैंने ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारी चीजें सीख ली थी। फिर ना शायद आपको जॉन डियर कंपनी पता होगा, एक ट्रैक्टर की कंपनी है। तो उसका एक हमारा मौलेदीना स्कूल जो था, मैं 8th स्टैंडर्ड में ही था, यस करेक्ट, मैं 8th स्टैंडर्ड में ही था। और वहां पे जॉन डियर का एक स्पॉन्सरशिप आया था रोबोटिक्स को लेकर के। तो उसमें रोबोटिक्स वो सिखाते भी थे, ट्रेन भी करते थे और वो मैचेस के लिए भी लेके जाते थे। उसमें हमने बहुत चीजें एक्सप्लोर किया और उसके अंदर जो है हम नेशनल लेवल तक मुंबई में गए चैंपियनशिप में, और वहां पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसका न्यूज आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी आया था। हिंदी न्यूज़पेपर में न्यूज आर्टिकल आया था मेरे फोटो के साथ। उससे कुछ दिन बाद मैंने न्यूज़पेपर का काम छोड़ा था। उस टाइम मैं न्यूज़पेपर में ही काम कर रहा था, ये मेरा पार्ट छूट गया था जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो उसमें बहुत मेरा आदत था, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ फिर से क्योंकि फ्लो में मैं थोड़ा आगे आ गया था, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो जब मैं न्यूज़पेपर का काम कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा आदत था कि जब मैं दे करके आता था तो उनका स्टॉल भी लगता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर सुबह में आता है वहाँ स्टॉल भी लगता है। तो मैं बैठ के ऐसे, क्योंकि इंग्लिश उतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, मराठी में भी बहुत ज्यादा मतलब शुद्ध होता था, तो मैं सोचता था हिंदी वाले पढ़ते, तो मैं हमेशा पढ़ता था। तो मैं उस दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे ये तो 100% पता था कि मेरा आर्टिकल कल पेपर में आने वाला है, क्योंकि एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, लोगों ने मेरी फोटोज खींची थी, मेरे सामने माइक आया था। तो माइक जब आया था तो मुझे पता है एक तो न्यूज में आएगा, नहीं तो न्यूज़पेपर में आएगा। तो मैं उसमें बहुत एक्साइटमेंट से वो ओपन किया और एग्जैक्ट पेज नंबर 3 पे मेरा छोटा सा ही था पर मेरा आर्टिकल था फोटो के साथ, और उसमें बहुत अच्छे से लिखा था कि मैं उसका आर्टिकल आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें हेडलाइन था कि मौलेदीना स्कूल के अखबार बेचने वाले ने रोबोटिक्स में महारत हासिल की। वो दिन मेरे लिए एक मतलब टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो, कि मतलब अभी बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार मैं उस दिन विश्वास हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। तो वो खुशी बहुत हुई उस चीज से, घर वाले खुश हो गए, बाहर के सब लोगों को लगा कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, स्कूल वाले बहुत खुश हो गए, स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट करने लगे। अब फिर बैक टू द मैं कंपनी आता हूँ, ये बीच का थोड़ा सा रह गया था न्यूज़पेपर पार्ट वाला। अब बैक टू द कंपनी, अब यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग सीखा, कैसे बात करते हैं वो सीखा। ये सब करने के बाद ये कंपनी में जो मेरा कोर्स था 6 मंथ्स का, वो कोर्स मेरा खत्म हो गया और मेरा 8th स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया। उसके बाद मैं घर आ गया। अब मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो मैंने सोचा यार चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से ट्राई किया कि मुझे आप अपने क्लासेस में अपॉर्चुनिटी दो पढ़ाने के लिए, लेकिन शायद मेरी एज कम थी और दिखने में मैं बहुत छोटा दिखता था, तो किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया कि मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो पता नहीं था, लोगों ने मना कर दिया, डायरेक्ट बोला नहीं आपको पढ़ना है तो आप आ सकते हो, पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें कैसे अलाउ कर सकता, तुम इतने छोटे हो। तो मैं बहुत उदास हो गया और फिर मुझे पता था कि यूट्यूब से, फिर मैंने फोन लिया उस टाइम पे। और मैं क्या करता था, फोन इंटेक्स का था, 3000 का था, तो आपको समझ सकते हो कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, और मैं छोटा दिखता था। तो मैंने बोला अगर मैं अपनी फेस वीडियो बनाऊंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा और क्लियरिटी भी नहीं आएगी। फिर मैंने क्या किया, स्क्रीन रिकॉर्डर एक ऐप डाउनलोड किया, बुक की पीडीएफ खोलता था, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता था, और लोग स्टूडेंट तब भी कहते थे कि सर आपका आवाज बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, है या नहीं पता नहीं मुझे, पर वो बच्चे ऐसा बोलते थे। तो मैंने क्या किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बुक्स के पीडीएफ को स्क्रॉल कर करके मैंने बुक से पढ़ाना उनको शुरू किया।
और 10-15 वीडियो के बाद ही एक वीडियो बहुत हिट गया। हिंदी का वीडियो था, वो चैप्टर का भी नाम मुझे शायद मैं बोल रहा हूँ, बट वो हिंदी का चैप्टर था, मतलब बहुत ही सिंपल लेसन था और उसमें पढ़ाने लायक ऐसा था कि मानो रीड करना था और उनको एक्सप्लेन करना था कि इसका मतलब क्या है, बस एक कहानी था। वो थर्ड फोर्थ डे के बाद ही, अपलोड के थर्ड फोर्थ डे के बाद ही वो 50,000 क्रॉस कर गया व्यू में। मैं बोला हो गया, सब्सक्राइबर भी धड़ाधड़ बढ़ने लगे। मैंने बोला अच्छा है। और सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे ये हुआ कि बच्चों के जो कमेंट्स थे, आप आज भी अगर यूट्यूब पे वो वीडियो के कमेंट्स पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे लगेगा आपको कमेंट्स पढ़ के। आप अगर आप कोई चीज कर रहे हो और उस पर लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं तो खुद को प्राउड होता है। तो मैंने वो चीज कंटिन्यू किया। बहुत एक टाइम ऐसा आया, और हाँ, वो टाइम था कोविड का, मतलब स्कूल बंद हो गया, मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब कोविड आया था 2019 के बाद, मतलब 20 स्टार्टिंग में। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था और कोविड आ गया। कोविड आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने को खोया, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। इसीलिए क्योंकि अगर ना कोविड आता ना मेरे वीडियो हिट्स जाते, क्योंकि हिंदी मराठी कोई नहीं देखना चाहता यूट्यूब पे। तो जब कोविड आया मैंने वीडियोस डाले, लोगों ने पसंद किया, लोगों को अच्छा लगा, फिर मैं उसको काफी दिनों तक कंटिन्यू करके, और मैं पैसे बहुत स्टार्टिंग से ही सेव करता था और मैं किसी को बताता नहीं था। आज के डेट भी मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा कहता था कुछ पैसे नहीं यार, पर मैं आदत है मेरी कि मैं कुछ % ऑफ अपना इनकम हमेशा सेव करता हूँ, चाहे वो 1000 ही मैं क्यों ना कमाऊं, लेकिन उसका फिक्स है कि इतना पार्ट सेविंग में जाएगा, चाहे कितना ही बुरा दिन आ जाए। तो जो सेविंग्स थी, अब मैंने सोचा कि यार घर पे क्लास लेते हैं, कोविड में बच्चे घर पे हैं, क्लास लेते हैं। तो मैंने वो 10x10 के घर से 1 BHK में शिफ्ट किया। बहुत ही अच्छा घर, अच्छा फ्लैट था, 1 BHK में शिफ्ट किया। मैंने बहुत ग्रैंड पूजा किया, वीडियो बनाया, लोगों को लगा कि खुद ने खरीदा है, पर वो रेंटेड था, खुद ने नहीं खरीदा था। पर मैंने पूजा और इनॉग्रेशन ऐसे किया कि मानो लग रहा था कि खुद का हो। क्योंकि होता है कि अब जब अपन एक स्लम एरिया में रह रहे हो और वहां से जब अपन एक फ्लैट में जाते हैं, 1 BHK फ्लैट में, तो वो अपने को लगता है कि कितना बड़ा चीज हमने अचीव कर लिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था रेंटल ही, रेंट पे ही था, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट। जब मैं वहां पे शिफ्ट हुआ उसके बाद मैंने मेरी क्लासेस ओपन की। क्लासेस का नाम मैंने सिंग्स कोचिंग क्लासेस रखा था और मैंने क्लासेस भी बहुत दिन चलाया। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहता था जहां पे लोगों की इनकम कम थी और कोविड में तो यूं ही किसी की इनकम नहीं आनी थी, फिर मैंने सोचा कि यार बच्चों को, मतलब बैनर छोटा सा लगा दिया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, बच्चे आना तो स्टार्ट हो गए, पर उनकी जो फीस थी वो आती थी मंथ की 200, 300, 400। और मेरा उस टाइम पे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, पर मेरा इंटेंशन पैसे कमाना था। मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना है, मेरा इंटेंशन पैसे कमाना था। पर जब वो बच्चे आने लगे, जब मैं उनकी चीजें देखने लगा कि यार ये बच्चा ऐसा है, उसको अगर मैंने नर्चर किया, उसको मैंने ये चीज सिखाया, मेरे स्किल्स उसको दिए, तो वो कितना आगे जा सकता है। तो मेरा माइंडसेट वहां से पैसे से उठ करके ऐसी चीज में चला गया कि मेरे पास जो चीज है मैं वो आगे डिलीवर करूं। तो वहां पे फिर मैंने क्या किया, 200 फीस लेकर के ही बहुत सारे बच्चे इकट्ठा कर लिए, क्योंकि फीस कम था तो भीड़ हो गई। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत दिन तक ये चला। उसके बाद चलाते चलाते मैं 2-3 घंटे शाम में क्लासेस लेता था, दिन में पढ़ाई भी करता था, ऐसे करते। और सोशल मीडिया का क्रेज मुझे बहुत था, मतलब आपको पता है नहीं, बट पहले जो बटन वाले फोन होते थे उसमें 2G इंटरनेट चलता था। तो मेरे पास, पापा के पास, मेरे पास तो नहीं, मम्मी के पास भी फोन नहीं था, पापा के पास एक माइक्रोमैक्स का फोन था बटन वाला, पर उसमें एक ब्राउजर आता था 2G। मैंने उस ब्राउजर से, पहले कूपन आता था, आपको याद होगा, तो 20 रुपए में 200 MB आता था। तो वो कूपन को ये करके मैंने 200 MB इंटरनेट लेकर के उसमें फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था 2013 में। वो फेसबुक अकाउंट मैं आज भी यूज करता हूं। तो मेरे पूरे क्लास में सबसे ओल्डेस्ट अकाउंट फेसबुक पे मेरा ही होगा। 2012 या 13 में मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो सोशल मीडिया का क्रेज मुझे उस टाइम से ही बहुत ज्यादा था। तो वो मैं से एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और उस दिन मुझे एक एडवर्टीजमेंट दिखा। वो एडवर्टीजमेंट, एक लड़का था, एक सरप्राइज बॉक्स जैसा था, वो बॉक्स लेके आ रहा था और वो डिलीवर कर रहा था किसी लड़की को। तो और उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने बोला कि कितना सुंदर चीज है यार, मैं भी गिफ्ट करूँ। तो मैंने उस एड पे क्लिक किया एंड उनको मैसेज किया तो बोला कि इसकी प्राइस क्या है। सो दे सेड कि 2000 रुपीज। मैंने बोला ओ 2000 फॉर दिस बॉक्स। सो उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने फिर मुझे उसका डिस्क्रिप्शन भेजा कि उस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें मेंशन थी। तो मैंने बोला यार इतनी सी चीजें हैं, इसकी 2000 रुपए ले रहे हैं, उसमें क्या है। और मैं सिंपल बताता हूँ, तो उसमें था एक बॉक्स के अंदर हाफ KG केक था, कुछ चॉकलेट्स थे, एक ग्रीटिंग कार्ड था और कुछ फोटोज और लाइट्स अंदर लगे थे, जिसको बनाने में आप समझो 600-700 का मैक्स कॉस्ट आएगा। तो मैंने सोचा यार इतना ज्यादा मार्जिन। फिर मैंने सोचा कि हम भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो लेकिन सोचते हम बहुत है, पर एग्जीक्यूशन हम हर चीज का नहीं करते। मैंने बहुत, उससे पहले तो बहुत सारी चीज मिस हो गई, जो मैंने बहुत चीजें सोची जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। तो वो भी मैंने सोच के छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसका नंबर सेव किया हुआ था जिनसे मैंने एडवर्टाइजमेंट। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, लाइक यहाँ से एक बिजनेस जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लाइक आप अभी 10th में होंगे जब ये ख्याल आया कि
हाँ गिफ्ट्स का कुछ स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ ओके, सो थोड़ा सा है ना इस पूरे सेगमेंट पे हाँ लाइक फिफ्थ से लेकर या फिर पूरी स्कूलिंग लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जी आपने बहुत सारे जॉब किए। जी आई गेस आपकी जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जी और बहुत सारे नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रगल आई गेस मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है किसी से कि इतना कुछ कोई स्कूलिंग में कर रहा है। जी सो व्हाट डू यू थिंक कि एक माइंडसेट इतना ज़्यादा कैसे एक्टिव था आपका कि लाइक आप स्कूलिंग में इतना कुछ सीख रहे थे और इतना कुछ ट्राई कर रहे थे अपने से क्रिएटिविटी, ओके इतना कोई नहीं कर पाता। जी। तो देखिए कैसा होता है ना, माइंडसेट खुद को बनाना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और सबसे पहली चीज देख लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स को देखो। इससे मैं मानता हूं कि मोटिवेशन के लिए पेरेंट्स से बड़ा चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। अगर अमीर भी है तो फ्री में पेड़ से पैसा थोड़ी लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मेहनत कर रहा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है। या गरीब ही हो तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है। तो अपने पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन पेरेंट्स को देखो कि वो मेहनत क्यों कर रहे हैं। आप घर में बैठे हो, सुरक्षित हो, मजे में हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो चाहिए आपको सब चीज मिल रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए कितना हसल कर रहे हैं, वो चीज देखो, तो आपकी मेंटालिटी अपने आप बढ़ेगी। सेकेंड थिंग कि हमें लगता है कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है, अरे नहीं है तो खुद क्रिएट करो ना, अपॉर्चुनिटी लाओ। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम लगता है, पेशेंस रखना होता है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं। आप देखो कैसे होता है ना, आप कोई भी काम करो उसको मन लगा के करो, मेहनत से करो, लगन से करो और ईमानदारी से करो। मैं कहता हूं अगर तुमको झाड़ू लगाने का काम मिल रहा है ना, तो तुम झाड़ू लगाओ, लेकिन उस झाड़ू लगाने में तुम्हारी इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वहां पे एक कूड़ा, एक कचरा ना दिखे, तो सामने वाला खुद तुम्हें दिखेगा कि यार इसके अंदर कुछ तो है, क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है। तो जब आप कोई काम कंसिस्टेंटली, ईमानदारी से करते हो, तो आपको उसमें ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और सक्सेस खुद आपको मिलेगा। ओके, सो आई गेस एज एंड मैच्योरिटी का कोई ऐसा लाइक कनेक्शन नहीं होता, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आप पर थी एंड योर माइंड सेट ग्रोन विद द टाइम। यस, बहुत ज़्यादा ग्रोन हो गया था कि बहुत कुछ आपने जॉब्स किए, बहुत कुछ सीखा। स्कूलिंग लाइफ में इतना कोई नहीं करता आज की डेट में। एक और फनी इंसिडेंट मैं बताता हूँ, क्या हुआ था कि बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ में ही मैं वापस जाता हूँ। उस टाइम क्या हुआ था ना कि ओप्पो ब्रांड बहुत आया था मार्केट में। तो वो ओप्पो ब्रांड क्या करते थे ना, वो बैनर्स जो थे ना, वो 3D कटआउट वाले बैनर्स लगाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ये शायद थोड़ा ऑफेंसिव भी हो जाएगा, बट मैं इसको शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही फनी है ये। हम क्या करते थे कि मैं जहाँ पे एक ट्यूशन के लिए जाता था, बहुत स्टार्टिंग में एक दीदी थी, उनके यहाँ जाता था, तो वहां से थोड़ा सा आगे ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उस पोस्टर्स का। तो वहां पे क्या करता था मैम कि जो खराब बोर्ड्स वो लोग बाहर रख देते थे, रात को दुकान बंद करने के बाद बाहर बोर्ड्स रख देते थे। वो खराब बोर्ड्स होता था, उसका कोई यूज नहीं होता था। हम क्या करते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त भी थे, उसका जो कटआउट होता है, उस कटआउट के अंदर एलईडी होती है। तो हम क्या करते थे, उसको खींच करके उसके अंदर की सारी एलईडी निकाल लेते थे और उस एलईडी को भी बेचते थे स्कूल के टाइम में प्रोजेक्ट्स के लिए। स्क्रैप में से मोटर्स निकालना, जैसे मैंने बताया। तो ये सब चीजों को कलेक्ट करके हम लोग किट बना के देते थे कि यार तुम्हें प्रोजेक्ट को ये किट चाहिए, ये किट ले लो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर किया। इट्स लाइक क्रेजी स्कूलिंग स्टोरी जो मैंने आज तक सुनी। इट्स फर्स्ट टाइम कि इतना कोई करके आया है स्कूलिंग में। सो अभी थोड़ा सा बिजनेस पर चलते हैं, विच इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि एक बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट करना था हमें। सो आपने बता दिया कि पुनेरी गिफ्ट्स का आइडिया कहाँ से आया। फेसबुक पे आपने ऐड देखी, उन्हें कांटेक्ट किया, आपको प्राइस ज़्यादा लगी। सो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे कि सेटअप करने तक का क्या प्रोसेस रहा था। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट जीरो से किया था एकदम। मतलब लोग बोलते हैं कि स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो, बट मैं इसको रियल में किया हूँ, जीरो से स्टार्ट किया। और आज मेरे पास कम से कम 15 से 20 लाख का सिर्फ मशीनरी है, ओनली मशीन्स, और बाकी तो सब अलग। तो मैंने ये जीरो से स्टार्ट कैसे किया, अब इसकी पूरी डीप जर्नी में बताता हूँ। तो जैसे मैंने वो ऐड देखा, मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि यार हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना कि उनका नंबर मैंने सेव किया था, जहां तक मैं बताया आपको। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उनकी वीडियोस में हमेशा देखता था, कमेंट करता था, नाइस, अच्छा, ये वो। तो ऐसे फ्रेंडशिप जैसी बन गई। मतलब उनका एक दिल्ली में है उनका भी कंपनी, तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। तो फ्रेंडशिप होते होते उनको पता चला होगा, शायद मैंने स्टोरी रखा हो, स्टेटस या कुछ तो किया हो ऐसा, जिनसे उनको पता चला कि इसने बंदे ने पहले यूट्यूब पे काम किया है और इसको एक्सपीरियंस है ऑनलाइन चीजों का। तो उन्होंने मेरे से एक बार कॉल पे कनेक्ट किया रिगार्डिंग मार्केटिंग, कि तुम्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आता था, मुझे कुछ भी उतना नॉलेज नहीं था। आता था मतलब वीडियोस तो मैंने देख रखी थी, बट एक्चुअल में उसको परफॉर्म करना नहीं आता था। पर मैं हमेशा से ही, मेरा क्या आदत है ना, मैं हर चीज को हाँ बोल देता हूँ। आप मुझे अभी कोई काम बोलो, मैं बोल दूंगा हाँ हो जाएगा सर।
हो या ना हो वो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं हाँ बोल दूंगा और मैं वो कर दूंगा, ये भी है। तो उस टाइम मैंने बोला हाँ मैम मैं करता हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ इसमें, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, जबकि मैंने उससे पहले कुछ नहीं किया था। तो फिर भी मैंने उनका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट लिया, उसके बाद उनकी पूरी प्रोफाइल देखी, यूट्यूब से वीडियोस देखे और मैंने उनका एड कैंपेन स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट्स पता नहीं कैसे बट रिजल्ट्स आने लगे, उनको ऑर्डर्स आने लगा। उसके बाद जब ऑर्डर्स आने लगा तो मुझे उनके बिजनेस में समझ में आने लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे काम करते हैं और कस्टमर से ये कैसे डील कर, क्योंकि उनका सोशल मीडिया मेरे पास था तो वो क्या चैट करते थे कस्टमर से, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते थे, वो सारी चीजें मुझे पता थी। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा एक दिन मेरे यहाँ पे ऐड लगा के देखता हूँ। मैंने पुणे की ऐड लगाई और डे 1 पे ऐड लगाते ही मुझे ऑर्डर आ गया। और जब ऑर्डर आया तो मैंने बोला कि चलो इसको बनाते, और बनाना बहुत सिंपल था। तो मैंने उसको बनाया और आज के डेट तक मेरा वो जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था वो मेरा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। और मैंने पूरे पुणे में, अगर पूरे पुणे में किसी ने सरप्राइज केक बॉक्स ऑर्डर किया होगा तो 10 में से आई कैन गारंटी कि 6 मेरा ही होगा। क्योंकि इस मेरे से ज्यादा सरप्राइज केक बॉक्सेस पूरे पुणे में चैलेंज के साथ किसी ने नहीं बनाया होगा। तो मैंने इतना, और ये भी है, धीरे धीरे जाना चाहूंगा, बहुत आगे चला गया मैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैंने एड्स लगाया। तो अब क्या होता था, उसको बनाने के लिए लगते थे प्रिंट आउट्स वगैरह, जो चीजें होती, तो मेरे पास कोई मशीनरी नहीं था। तो मैंने क्या किया, बाहर से कार्टन बोर्ड्स वगैरह लाया, पुट्ठा जिसे हम बोलते हैं, और उससे मैंने वो बॉक्स तैयार किया। अब फोटोज चाहिए थे तो मैं जेरोक्स की दुकान पे जाके फोटो प्रिंट आउट लेके आया, उसको काटा, चिपकाया। केक मैं आज भी बाहर से लेता हूँ। केक मैंने बाहर से लिया, उसमें डाला, अच्छे से रैप किया, जाकर के कस्टमर को डिलीवर कर दिया। उस दिन मैंने 1 घंटे के अंदर 1700-1800 रुपए की अर्निंग की। फर्स्ट ऑर्डर था, बहुत कम खर्चे में मैंने बनाया था। केक भी मैंने बहुत सस्ता वाला लिया था, अब तो मैं बहुत क्वालिटी देता हूँ, पर उस टाइम मैंने बहुत सस्ता वाला केक लिया था। और मैंने जब दिया तो मैंने बोला यार मैं जो चीज के लिए महीनों लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको एक दिन में मैंने 1 सेल किया, अगर एक दिन में मैं ये 5 सेल कर दूं तो यार मेरी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे फिर ये आइडिया, मैंने पूरा इसको फुल, अब मैंने बोला यार हर्ष अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है इस चीज को लेकर के। फिर मैंने उसको एड को कंटिन्यू रन किया। रन करने के बाद उसको अच्छे से, मतलब सब सेटअप करने के बाद मुझे कंटिन्यू प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लगे। प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आता था तो लोग, अब एक सरप्राइज बॉक्स हर बर्थडे पे थोड़ी आदमी देगा, हर बार तो उसको अलग चीज चाहिए। तो क्योंकि अब कुछ और कस्टमर से मैं इतने पोलाइटली, इतने अच्छे से डील कर रहा था कि वो हमेशा मेरे पास आते थे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में एक ही चीज होता था क्योंकि मैं वही बनाता था। वो करते करते 1-2 महीने बीते, कोविड ही चल रहा था, मतलब लॉकडाउन खत्म हो गया था पर स्कूल्स बंद थे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद थे। 10th में तो पेपर हुआ ही नहीं था। तो मेरा 10th था, मुझे लोड भी था कि यार पेपर, पर मुझे अंदर से फील हो रहा था छोड़ो ना यार, जो होगा देखा जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे पेपर कैंसिल हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे पेपर होगा, तो मैं कंफ्यूज था, मतलब भाड़ में जाए, जो होगा देखेंगे। तो क्योंकि पढ़ाई मेरी बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में था, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो मेरी पढ़ाई लगभग हो गई थी, रिवीजन बस करना था। तो मैं फुल फ्लेज फिर इसी काम में उतर गया। ऐसे करते करते 1-2 महीना, 3 महीना में मैंने 15-20 हज़ार रुपए सेव कर लिए। जब 15-20 हज़ार सेव कर लिए, मैंने सोचा कि यार इसको और कैसे बढ़ा किया जाए। तो फिर मैंने देखा कि यार प्रिंट लाने हम बाहर जा रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है, प्रिंट की दुकान पे भीड़ होती है, बहुत टाइम लेता है, चलो प्रिंटर खरीदते हैं। तो फिर मैंने 2021 में, शायद लॉकडाउन खत्म हुआ था, 21 या 22, 21 में। तो वहां पे उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा प्रिंटर लिया, 17,000 का प्रिंटर था। वो प्रिंटर खरीदा, ऑर्डर्स थोड़ा बढ़ने लगा। फिर वहां पे नया एक कंसेप्ट आया, पोलेरॉइड्स, जिसके अंदर क्या होता है, पोलेरॉइड्स मतलब एक सिंपल फोटो प्रिंट होता है, छोटा सा फोटो प्रिंट, यूजुअली मोबाइल के पीछे वगैरह जो लगाते हैं, वो स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना चालू किया कि मैं एक प्रिंटर से और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। तो मैंने वो सरप्राइज केक बॉक्स तो मेरा चल ही रहा था। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि चॉकलेट एक्सप्लोजन बॉक्सेस, अपने वीडियोस देखा होगा, एक लेयर उठाते हैं, चॉकलेट गिरता है, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर चॉकलेट गिरता है। तो मैंने वो बनाए, क्योंकि उसमें भी फोटोज और चॉकलेट से लगने थे, तो उसी प्रिंटर से हो जाता। फिर मैंने कुछ स्क्रैप बुक्स बनाए, एल्बम्स बनाया, मतलब वो प्रिंटर से बनने वाली मैंने 10-12 प्रोडक्ट्स बना दी, और बना के उसको भी ऐड रन करने लगा, और वो अच्छा चलने लगा मेरा। जब वो चलने लगा, धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार फिर मुझे डिमांड आने लगा बलून हैम्पर का, जो बलून्स लगा होता है, बलून पे नेम होता है, चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, उसका ऑर्डर्स आने लगा। जब उसके इंक्वायरीज आने लगे तो मुझे पता ही नहीं था बलून पे नाम कैसे लिखते हैं। तो मैंने बहुत पता किया, यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो बहुत पता किया, तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे हर एक चीज इतना इजीली अवेलेबल हो गया है ना, कि आप जो चाहे वो चीज कर सकते हो। आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ओपन हो गई है। आप कोई भी एक मुद्दा लो, यूट्यूब पे डालो, आप उसको उसका तुरंत वीडियो मिलेगा। तो आपको जरूरत ही नहीं, आप बोलोगे यार मुझे ये हेल्प नहीं कर रहा, मुझे नहीं कर, तो जरूरत ही नहीं है ना। जब आपको यूट्यूब पे वो कंटेंट मिल रहा है, वो चीज मिल रहा है, तो आप वहां से देखो। तो मैंने देखा, फिर मुझे पता चला एक प्लॉटर नाम का मशीन होता है, जिससे बलून पे नाम लिखते हैं। फिर पता किया, पता चला वो 27,000 का है। तो मेरा सेकंड इन्वेस्टमेंट वो था। तो मैंने फिर वो जो सेव किया था, फिर मैंने 2-3 मंथ्स में उतना सेव कर लिया कि मैं वो ले सकूं।
फिर मैंने वो प्लॉटर मशीन लिया। जब वो प्लॉटर मशीन लिया तो बलून हैम्पर्स मेरे चलने लगे और बलून हैम्पर्स में मार्जिन अच्छा होता था। और ये 2 मशीन से मैंने बहुत दिन तक काम किया, अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ्स इसी को लेके काम करता रहा। जब काम करते-करते और आज भी मेरे कस्टमर्स को पता नहीं, मेरा एक फंडा बताता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। आज भी मेरे कस्टमर्स को नहीं पता है कि लगभग पूरे पुणे में 2 से 3 हज़ार डिलीवरीज मैंने खुद ने करी है, खुद से। Okay. खुद के प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद ही की है। मैं आज भी मेरे फोन में 2 सिम है, 2 रिचार्ज मैं हमेशा कराता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, हम कस्टमर से बात करते हुए बोलता हूँ कि आवर टीम विल कनेक्ट यू, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड यू, पर उनको नहीं पता कि पूरी टीम मैं अकेला ही हूँ। चैट पे भी बात करने वाला मैं, कॉल पे भी बात करने वाला मैं, मेल भी मैं ही देखता हूँ, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ कि मेरी टीम बात करेगी। डिलीवरी जाएगी तो मैं मेरा दूसरा फोन नंबर देता हूँ और बोलता हूँ इनको कनेक्ट करो, ये डिलीवरी बॉय आपके यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो वो मेरे दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं। जब दूसरे पे कॉल करते हैं तो मैं उनसे एज ए डिलीवरी बॉय का बात करता हूँ। तो वहां होता हूँ तो मैं दूसरे नंबर पे एज ए कंपनी का ओनर से बात करता हूँ। तो इस तरह से, ताकि कस्टमर को भी लगे कि यार ये प्रोफेशनल कंपनी है। क्योंकि अब आप ही अगर कुछ मंगाते हो तो आप बोलोगे यार ओनर ही डिलीवरी करने आ रहा है, तो आपको लगेगा यार ये कैसी कंपनी है। लेकिन जब आप इस वे में कहा, तो देखो मैंने क्या किया, ये प्रॉब्लम था, इसको मैंने एक सिंपल सोल्यूशन दे दिया। अब मैं एक आदमी रखूंगा, उसको सैलरी दूंगा, क्यों ना उसका सैलरी मैं ही ले लूं, मैं खुद को डिलीवरी बॉय बताऊंगा। तो वो चीज है। अब ये करते 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 मैंने काफी दिन तक ये सारी चीजें कंटिन्यू किया। उसके बाद सरप्राइज बॉक्स ये सब तो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक लेवल पे मेरी अर्निंग अच्छी हो गई थी मंथ से। मैंने सोचा यार अब फिर से मेरे अंदर का कीड़ा कि यार अब 50,000 भी मंथ का आ रहा है, तो लग रहा है अरे यार नहीं, ज्यादा चाहिए। मतलब लालच बोल सकते हो, और ये लालच होनी चाहिए। लालच बुरा नहीं है, अगर आप उस पैसों का गलत मिसयूज कर रहे हो। आजकल जो यूजुअली होता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं गिफ्टिंग इंडस्ट्री में डील करता हूँ, तो लोग देखते हैं लड़का लड़की के पीछे पागल है। तो अगर वैसे चीजों में आप खर्चा कर रहे हो, वैसे चीजों में आप वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन वो लालच गलत है। लेकिन अगर आप उस पैसे से सोच रहे हो कि आप खुद को और बड़ा कैसे करोगे, तो वो वैसा लालच करो, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे लालच में वो हो गया। फिर मैंने सोचा इसको, और अब मैंने अच्छी खासी सेविंग्स कर ली थी। मैं फिर चला गया कि अब मुझे इसको एक्सपांड करना है अच्छे लेवल पे। तो उसके बाद मैं गया दिल्ली में मैं 10-15 दिन तक था, और मैंने वहाँ का पूरा मार्केट देखा। मतलब मैं बोलता हूँ ना, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो दिल्ली एक बार जरूर जाओ। क्योंकि दिल्ली का मार्केट जो है ना, मतलब ऐसा मार्केट है कि वहाँ पे आपको ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको देखने नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेल, रिटेल, हर एक चीज, लोग अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग लोगों का माहौल मिलेगा। तो वहां जाओगे तो आपको बहुत चीज सीखने मिलेगा। मैं 10-15 दिन तक दिल्ली में ही था, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। जब मैं दिल्ली गया तो वहां से मैंने एक्रिलिक लेजर कटिंग मशीन और ऐसे बहुत सारे अलग अलग मशीन्स लेके आया वहां से, दिल्ली से। लगभग वो एक अराउंड 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट था वहां पे। तो वो मशीन्स मैं लेके आया दिल्ली से, और उसके बाद मैंने घर को अलग कर दिया और वर्क स्पेस अलग कर दिया। अब मेरे पास, जहां 10 बाय 10 में मैं रह रहा था, तो मेरे पास 1 BHK का रहने के लिए फ्लैट, रेंटेड ही था सब, पर 1 BHK फ्लैट और 1 BHK का बड़ा सा एक वर्क स्पेस मैंने ले लिया रेंट पे ही। वो वर्क स्पेस में मैंने पूरा सेटअप किया, और वहां से मैंने लोगों को हायर भी करना स्टार्ट किया, टीम भी रखी। बट बाद में जाकर के वही टीम ने मुझे धोखा भी दिया। उसके बाद से मैं समझा कि यार कैसे काम करना होता है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं ऐसा हूँ कि आज स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं रोज धक्के खाता हूँ, रोज ठेस लगता है, और उससे रोज नई नई चीजें सीखता हूँ। तो उसके बाद टीम भी रखी, टीम ने छोड़ के भी गए, उन्होंने अपना भी स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें हुई। और वो करते करते जब ये हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि गिफ्टिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अश्योरिटी नहीं है कि यार आपको रोज के कितने ऑर्डर्स आएंगे, मंथली कितने आएंगे, या आएंगे भी या नहीं आएंगे। क्योंकि ये किराना दुकान नहीं है कि यार दूध दही सब्जी हर रोज लगेगा, ऐसा नहीं है। और गिफ्टिंग में एक ऐसा चीज है कि हर रोज ट्रेंड बदलता है। आज कोई और ट्रेंड है, कल कोई और ट्रेंड होगा, क्योंकि ये जेनजीज का जब से ये निकला है ना, तब से रोज ही ट्रेंड बदलता है, और इंस्टाग्राम ने तो पूरा सबका वाट लगा दिया। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। मैं थोड़ा सेल्स कम हो गया मेरा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मैं रोज स्टेटस पे लगा रहा हूँ, रोज ऐड छोड़ रहा हूँ, लोगों ने देख देख के थक गए वो कि यार एक ही चीज बंदा रोज दिखा रहा है। अब मैं सोचा कि अब मैं प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, कम प्रोडक्ट्स के साथ आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब ज्यादा प्रोडक्ट्स में जब घुसोगे ना, आप वो चीज कम, वो फोकस के साथ काम नहीं कर पाओगे, वो जो क्वालिटी है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ाना है, मुझे लोगों को के पास रीच आउट ज्यादा करना है। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट कस्टमर तो सर्व कर ही रहा हूँ, मैं थोड़ा सा B2B में थोड़ा ट्राई करता हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक इंस्टाग्राम पे मेरा पर्सनल प्रोफाइल पे मैंने एक 100 डे चैलेंज स्टार्ट किया। 100 डे चैलेंज में मतलब जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं ना, वैसे मैं खुद के व्लॉग्स बनाता था। तो कैसे काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं दिन भर का जो भी काम करता था मैं वो इंस्टाग्राम पे दिखाता था।
अब वहां पे मेरे दिमाग में क्या आइडिया क्लिक हुआ कि मेरी तरह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियली जरूरत है, साइड इनकम अर्न करना है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर उनके पास टाइम नहीं है, वो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, घर पे बैठ करके ही कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। और उस टाइम पे पिरामिड स्कीम वाला जो होता है ना, खुद एक कंपनी में जुड़ जाओ, फिर अपने 3 दोस्तों को जोड़ो, फिर और 3 दोस्त, ये बेवकूफ बनाते थे कंपनियां। तो मैंने बोला ये लोग जो वहां पे पैसे भर के फंस रहे हैं, क्यों ना हम इनको कोई अपॉर्चुनिटी दे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सोचा और मैंने प्लान किया कि हम एक रीसेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उस रीसेलिंग प्रोग्राम में मेरा प्लान ये था कि मान लो आप एक मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और आपको साइड इनकम जनरेट करना है, कुछ पैसे कमाने हैं जिससे आपके खुद के खर्चे चल सके। तो समझ लो ये कप है। अब इस कप का प्राइस मैं कस्टमर को 299 रुपीज में देता हूं। ये सेम कप मैं आपको 199 में दूंगा। आपको क्या करना है, इसका फोटो भी मैं दूंगा, वीडियो भी मैं दूंगा, उसमें मेरा कहीं पे कोई भी नाम नहीं होगा। इस प्रोडक्ट को आपको सिर्फ मार्केट करना है, अपने सोशल मीडिया पे लगाना है, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, आपके फैमिलीज देखेंगे और वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको उनसे पेमेंट लेना है 299, क्योंकि इसका प्राइस है 299। लेकिन उस 299 में से आपको मुझे कितना देना है, 199। तो ऊपर का जो 100 रुपीज मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब आप मेरे साथ एक बिजनेस कर रहे हो कमीशन बेसिस पे। तो आपका वो 100 मार्जिन हो गया। अब इस मग पे जो फोटो प्रिंट करना है, जो भी करना है, वो मैं करूंगा। कस्टमर के एड्रेस पे इसको डिलीवर भी मैं कराऊंगा, हर चीज मैं कराऊंगा। आपको सिर्फ कस्टमर का डेटा लेना है और हमें देना है। हम इसको बना के उसके यहाँ पे डिलीवर करेंगे। इसमें कहीं पे भी हमारा नाम, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल, कुछ भी नहीं होगा। तो इससे एंड यूजर को क्या लगेगा कि ये प्रोडक्ट आपने भेजा है। आपको पता है कि मैंने बनाया, पर उसको नहीं पता मैंने बनाया, उसको पता है आपने भेजा है, आपका बिजनेस है। तो ऐसे करके आज के डेट पे मेरे पास टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं। अब पूरे स्टूडेंट नहीं है, 800 लोग हैं, सॉरी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं और टाइम पास में अपना स्टोरी लगा देते हैं, ऑर्डर आया तो उनका प्रॉफिट ही हो गया। तो ऐसे करके अभी के डेट पे मेरे पास 800 रीसेलर्स काम करते हैं, जो मेरे साथ कम पैसे से प्रोडक्ट लेकर के आगे उसको रीसेल करते हैं। अब ये मेरा बहुत बूम हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए मुझे रोज एड में पैसे डालने होते थे। आज भी मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने मेटा में कम से कम 2-3 लाख का एड लगाया हुआ है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में 2-3 लाख खर्चा किया है लाइफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक का। तो बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ये करते था। जब मैं ये रीसेलर प्लेटफॉर्म लेके आया, तो क्योंकि मुझे रीसेलर को कुछ पे नहीं करना, मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा और एंड यूजर का भी फायदा। तो ऐसे करने से जब इतने लोग जुड़ गए, तो मेरा एक कंसिस्टेंसी हो गया। जैसे कि मतलब रोज का इतना ऑर्डर आना ही आना है, 50 ऑर्डर है तो 50 ऑर्डर तुम्हें रोज आने ही आने। फिर ऐसे करते करते अच्छे खासे अर्निंग्स होने लगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब जब भी कोई ट्रेंड आता है तो उस ट्रेंड को मैं तुरंत फॉलो करता हूँ। अभी जस्ट लास्ट वीक में एक ट्रेंड आया था स्नेक चैन का, मेंस के लिए बहुत चला था। मैं जैसे ही पता चला, मैंने वो माल मंगा लिया, सोल्ड आउट। एक बार माल खत्म हो गया, दोबारा उसको नहीं मंगाना है, फिर नया ट्रेंड आएगा, नया चीज लेकर आएंगे। ऐसे करके हम उसको कंटिन्यू काम करते हैं। उसके बाद ये गिफ्टिंग का, अब ये तो मेरा स्टेबल बिजनेस है, ये मेरा कंसिस्टेंटली चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो ये यहाँ तक की जर्नी थी। इसमें मैं एक और चीज करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, मतलब करना चाहता नहीं हूँ, कर रहा हूँ। जिसमें मैं क्या करता हूँ कि मान लो आप कहीं और हो, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, तो आप कहीं और हो, आपका बंदा कहीं और है, बंदी कहीं और है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपके इमेजिनेशन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम आपको सरप्राइज प्लान करके देते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोलना है कि यार मुझे हिंजवड़ी में जाना है और वहां पे तुम्हें कार सजानी है, कार में गिफ्ट भरने हैं, और वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे वो कार को तुम पार्क कर दो, तुम साइड में कहीं और चले जाओ, मेरी बंदी को फोन कर दो कि नीचे आ, तेरे लिए सरप्राइज है, और वहां पे पूरे फटाके लगा दो रोड पे। तो हम ये भी करते हैं। या फिर किसी ने कहा, मान लो कि मुझे पूरा पांडा गेटअप में एक ऐसा आदमी चाहिए जो पूरा पांडा का गेटअप ले और वो ट्रे में हैम्पर लेकर के, गिफ्ट लेकर के मुझे डिलीवर करे। तो वो पूरा पांडा, एक आदमी रहेगा जो पूरा पांडा बन जाएगा और पांडा बन के वो गिफ्ट लेके देने जाएगा। तो ऐसी भी चीजें हम देते हैं। यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड हमने अभी जस्ट शुरू किया है और इसे हम पुणे और पीसीएमसी में पूरा भी एक्सपांड कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर पार्टनर्स मिलते हैं तो हम पूरे इंडिया में भी एक्सपांड करेंगे। और जो गिफ्टिंग है वो ऑलरेडी हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। ओके, सो क्रेजी स्टोरी। सो एट द एज ऑफ 20, आपका अभी जस्ट एज 20 ईयर्स है और इतना सब कुछ कर रहे हैं आप जी। सो इट्स लाइक क्रेजी स्टफ यू आर डूइंग एक्चुअली। एंड सो थोड़ा सा पीछे चलते पुनेरी गिफ्ट्स पर आते हैं कि आपका एक लोकल फिजिकल स्टोर भी अभी अवेलेबल है। यस। सो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए कि लाइक समवन वांट्स टू रीच यू।
हाँ, तो अभी देखिए, अब ये ऑनलाइन वाला, हाँ, ये मेरा पार्ट मिस हो गया। हाँ। तो ऑनलाइन वाला सारा चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, सब चीज़ चल रहा है। अब मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को वो चीज़ देख करके लेना है। मुझे बहुत इंक्वायरी, और मेरा रिव्यू इतना आज तक की डेट पे, मैं ओपनली, आप ये वीडियो अपलोड करने वाले, ओपनली बोल रहा हूँ कि ऐसा एक कस्टमर नहीं है जिसका बैड रिव्यू होगा। ओके। क्योंकि अगर हुआ भी है तो हमने उसको रिजॉल्व किया, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया भाई तू तेरा देख ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने उसका सारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। आज आप भी गूगल पे पुनेरी गिफ्ट सर्च करोगे तो उसके रिव्यूज में आपको एक भी नेगेटिव रिव्यूज नहीं मिलेगा। तो हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज्यादा काम किया है। और अभी लोगों की हम क्या करते हैं कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसको फुलफिल करते हैं, क्योंकि आप जैसा वे सोच रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो, उससे बिजनेस नहीं बनता। लोग जैसा सोच रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस उससे बनता है। तो क्योंकि आपके मन में है कि यार आपको समझो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, पर कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बना के आपको बेचना है, खुद के पास थोड़ी रखना है। तो आपको बेचना है तो कस्टमर रिक्वायरमेंट पे काम करना होता है। तो जब जैसे मुझे पता रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि यार मुझे आ करके देखना है, तो क्योंकि मेरा जो वर्क स्पेस था वो मतलब बहुत ही छोटे एरिया में था। स्पेस बहुत बड़ा है पर एरिया छोटा है, क्योंकि मुझे जगह ही चाहिए था, मुझे दिखाना था नहीं कुछ। तो वहां पे बुलाना और दिखाना, तो क्या होता था, बहुत बार्गेनिंग होने लगता था। क्योंकि लोगों का कैसा, देखो, जितना आप दिखाओगे, हम सोचते हैं कि यार दुकान में इतना खर्चा क्यों करना होता है। आप जितना फर्नीचर पे खर्चा करोगे, जितना आप उनके सर्विस पे, आपको कस्टमर आ रहा है, आप उसको कोई अच्छी चीज सर्व करो, कॉफी दो, कोल्ड ड्रिंक्स दो, तो आपको लगता है ये फालतू के खर्चे नहीं, वो खर्चे से ही कस्टमर आपको पे करने वाला है। आप खर्चा कर रहे हो लेकिन आप ले कस्टमर से रहे हो, उसको पता नहीं कि आप उससे ले रहे हो। अब क्या होता है कि अब मान लो आप कौन से एरिया में बेच रहे हो, कहाँ पे बेच रहे हो, आप किस वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर आपको कैसे मिलेंगे और कितना पे करेंगे। तो क्या होता था, ये वर्क स्पेस बहुत खराब सा था, पतरा वगैरह का बनाया हुआ था, पूरा खराब वर्क स्पेस था। तो यहाँ पे लोगों का आना, वो प्रोडक्ट को देखना, दिखाना और फिर ऑर्डर प्लेस करना, तो उसमें हमारा नेगोशिएशन बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था छोटा आदमी है इधर खुला। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, इसको अगर ऑफलाइन लेके जाना है तो हमें एक प्रॉपर स्टोर सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छा, सुंदर दिखने वाला, एक अच्छे से, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो है कात्रज में, उसके जस्ट बैक साइड में ही है, अंबेगांव पठार में। तो वहां पे हमने एक बहुत ही अच्छा सा स्टोर सेटअप किया, जिसमें हमारे लगभग 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कस्टमर देख सकते हैं, एंड हम एज इट इज सेम डे उनके सामने ही वो बना करके रेडी करके डिलीवर कर देते हैं। ओके, सो लाइक आई गेस दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट की अगर किसी में सीखने की चाह है Correct. तो बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए, सीखने की चाह के अलावा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जो ये इंटरनेट हमें दिया है। आज लोग बोलते हैं, आज मैंने बहुत पेरेंट्स से मैं सुनता हूँ कि यार मोबाइल की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया। ये ऐसा नहीं है। मोबाइल अगर ना होता तो मैं आज आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, या मैंने आज तक लाइफ में कुछ नहीं किया होता। देखो, आज भी अगर आप मेरा रीसेंट पिछले हफ्ते का वीडियो देखोगे इंस्टाग्राम पे जाकर के, तो आप देखोगे कि मैं स्विगी पे डिलीवरी मार रहा था। तो बिजनेस में हर रोज चैलेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस आपको सहना होता है। जिस टाइम पे जब मैंने शुरुआत में अपनी स्टोरी बताई तो 700 रुपये महीना मेरा ये था। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई B2B क्लाइंट में 70-70 हजार का पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, होल्ड पे चला जाता है, महीनों सालों तक पेमेंट नहीं आता। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉब्लम्स बिजनेस में बहुत आती है, पर्सनल लाइफ में भी आती है, हमें उसको चेज करते आना चाहिए। आज ही अब मेरे पास जब प्रॉब्लम आता है, अरे अपॉर्चुनिटीज दुनिया में लाखों हैं, तुम सर्च करो। अब मेरे पास कभी भी मुझे लगता है फाइनेंशियल थोड़ा दिक्कत चल रहा है, मैं फ्री बैठा हूँ, फालतू का मैं सोचूंगा, किसी से इंस्टाग्राम पे रील देखूंगा, बात करूंगा, चलो स्विगी ओपन किया, ऑनलाइन गए, 10-15 डिलीवरी मारी, 500-600 रुपए कमा लिए, घर पे जाओ। तो क्या चीज, तुम्हारा वो साइड इनकम हो गया ना, तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है। तो और जब क्या होता है ना, मैं ये सारी चीजें पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे मैं गिफ्टिंग से कमा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इतना पागलपन क्यों करूंगा। तो इससे क्या होता है ना, जब आप चीजों को करने जाते हो, जब आप ग्राउंड पे करते हो। अब एक और मैं मार्केटिंग का तरीका बताता हूँ। हाँ, मार्केटिंग पे हमने बात नहीं की, तो मार्केटिंग का मैं एक तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, पैम्फलेट्स जो होते हैं, आप यूजुअली किसी सोसाइटी के अंदर एंटर करके पैम्फलेट्स को नहीं डाल सकते हो, दैट इज इलीगल। आपको अंदर जाने ही नहीं देगा वॉचमैन, लेकिन आप स्विगी का डिलीवरी बॉय बन करके अंदर तो जा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, स्विगी के डिलीवरी के बैग के अंदर मेरे पैम्फलेट्स रखता हूँ। मेरा इंटेंशन होता है मार्केटिंग, डिलीवरी में एक बहाना है। ऑर्डर्स आया, डिलीवरी, मैंने ऑर्डर्स उठाया, सोसाइटी के अंदर घुसा, जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर पे पार्सल दिया, उस पूरे फ्लोर पे ऊपर से नीचे तक मैंने हर घर में पैम्फलेट्स गिरा दिया। अब वो पैम्फलेट से मुझे कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि स्विगी क्या करता है, हमें लोकल एरिया में डिलीवरीज देता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर। अब 4 किलोमीटर के अंदर हर बार अलग अलग लोकेशन पे मुझे ऑर्डर आने वाला है। अब मैं समझो रोज के 100 पैम्फलेट्स डाल रहा हूँ, उससे अगर 5 कस्टमर भी आ रहा है तो कितना बड़ा ही है। फिर मैंने वो नोट का, जैसे आपने बताया, तो नोट का मैंने एक मार्केटिंग किया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि एक साइड से पूरा रियल नोट प्रिंट किया था, 200 रुपीज का पूरा रियल नोट। मतलब उसका जो लुक था, वो लुक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कहीं से भी, वीडियो तो छोड़ो, आप रियल में भी अगर मैं यहाँ गिरा दूं तो आप बोल नहीं सकते हो कि नकली नोट है। और एक साइड मैंने नोट को प्रिंट किया, एक साइड पीछे मैंने मेरी पूरी मार्केटिंग की जर्नी, मतलब जो भी है मेरे पास सब लिख दिया।
फोल्ड किया, फेंक दिया। अब सामने वाला जब उसको देख रहा है, लोग रहा है यार भाई 200 रुपए, वो आएगा चुपके से, ऐसे चुपके से उठाएगा, ऐसे पीछे करेगा और चला जाएगा। बाद में जब खोलेगा तो उसको पता चलेगा ये नोट नहीं, इसमें मार्केटिंग का है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हमने मार्केटिंग के लिए किया है। ये स्विगी वाला मैंने आपको बताया। फिर मैंने क्या किया था, जैसे मैं पांडा डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें मैंने किया कि जैसे एफसी रोड है, क्राउडेड एरिया, तो आजकल रील में आपने देखा होगा कि एक आदमी रहता है, सब बैनर पकड़ता है, उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। हम भी ऐसा करते हैं, हम उसको पांडा बना के खड़ा कर देते हैं, उस पर ऐसा बोर्ड लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं कि मतलब ऐसा कोई स्लैंग लिख देते हैं कि वहिनी नाराज आहे का, तिला काय सरप्राइज द्यायचं का, या फिर लुकिंग फॉर द बेस्ट गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड। ये तो सिंपल हो गया, बट स्लैंग में हम लोग पुनेरी पाटिया जिसको हम बोलते हैं यूजुअली, उसमें हम लोग लिख करके लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग देखते भी हैं, फोटो भी क्लिक करते हैं, स्टोरी भी लगाते हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग कैसे हुआ, लोगों ने देखा, वो देखा, उन्होंने लोगों को दिखाया, प्लस उन्होंने स्टोरीज लगाई, तो ये सबसे हमें मार्केटिंग बहुत अच्छा मिल रहा है और ऐसे ही चल रही है पूरी जर्नी। लाइक कहाँ से आती है आइडियाज माइंड में? हाँ, ये बड़ा, इसका कोई सीक्रेट नहीं आइडियाज का। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम सोचते बहुत है, आइडियाज बहुत होती है, एग्जीक्यूशन कम होता है। देखो सोचो कम, आइडियाज कम रखो, पर एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करो। आप जितना एग्जीक्यूट करोगे ना, वो अपने आप आइडिया आता है। आइडिया खुद आता है। जब मान लो मैं एक चीज करने जा रहा हूँ, गलतियां होगी तो आपको समझ में आएगा यार। अब देखिए मैं मार्केटिंग में गलतियां भी बताता हूँ, तो आपको समझेगा कि मुझे वो आइडिया कैसे आया। इसका मैं आंसर आपको ब्रीफ में देता हूँ। तो देखिए एमसीबी के जो बॉक्सेस होते हैं, उस पर आप लोग पैम्पलेट्स देखते होंगे चिपकाए हुए। हमने उसमें लगभग 15-20 हजार रुपए खर्चा किया और पूरा बढ़िया सा 1,000-2,000 पैम्पलेट्स स्टिकर वाले प्रिंट करा लिए। हमने रात को 12 बजे लगाया, सुबह में 7 बजे सारे पैम्पलेट्स निकाल दिए, प्लस हमारे ऊपर 10,000 का फाइन भी आया। रीजन, एमसीबी इलीगल है, वहां पे स्टिकर लगाना इलीगल है। ऊपर से उन्होंने एक आदमी को रखा हुआ है स्पेसिफिकली, जिसका जॉब है, जिसका गवर्नमेंट जॉब है सिर्फ वो स्टिकर्स को निकालना। तो आप अभी आप लगाओ और कल सुबह में आप देखोगे वो निकल जाएगा। मतलब गली में तो रह जाता है किसी किसी, लेकिन अगर आप मेन रोड साइड में हो तो वहां से वो निकाल देंगे और फाइन भी आप पे डालेंगे, वो वाला है। तो वहां से मुझे पता है यार ये तो तरीका काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या करेंगे। तब आपका दिमाग क्या खोजेगा कि ऐसा क्या काम करे जो इलीगल भी नहीं है, किसी गवर्नमेंट के इसको भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट एंटिटी को, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो और रिजल्ट्स मिले। तो जब आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में हो, तो डेफिनेटली आपको आइडिया खुद आता है, वो कोई देता नहीं, वो खुद आता है। आई गेस आपने काफी बिजनेस के लिए 2 मार्केटिंग आइडियाज ऑलरेडी दे दिए, जिसमें से स्विगी का ठीक है, बट वो नोट का क्लैरिफाई कीजिए कि वो इलीगल होता है। नहीं, तो नोट का मैं बताता हूँ, उसकी भी स्टोरी है। ये नोट वाला, मैं अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट में सुना तो इसको प्लीज एग्जीक्यूट मत करना, क्योंकि ये इलीगल है। हाँ, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आपको नहीं लिखना है, आपको भारतीय मनोरंजन बैंक, बच्चों का बैंक, कुछ भी लिखो, पर उसमें वो नहीं होना चाहिए और सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियल नंबर और भारतीय रिजर्व बैंक करते हो तो वो इलीगल है। अगर पकड़े जाते हो तो लंबा फाइन या 3 महीने अंदर भी जाना पड़ सकता है। ओके, सो लाइक आप अभी फिजिकल स्टोर से ऑपरेट कर रहे हैं जी। सो कितना वक्त हो गया फिजिकल स्टोर को? फिजिकल स्टोर को तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी जस्ट 2 महीने हुए हैं, Just और 2 start. महीने में ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अभी हमारा एक वेयर हाउस है, जो पुराना वाला था वो अभी भी है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं से होती है, ऑनलाइन जो भी ऑर्डर है वहीं से डिस्पैच होते हैं। ऑफलाइन वाला अंबेगांव पठार में है, तो वहां से सिर्फ ऑफलाइन जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो वहां से निकलते हैं। ओके, सो लाइक नाउ इट्स अ सस्टेनेबल बिजनेस Yes, एंड आप एक अच्छे लेवल पर भी है जी। और टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, मुझे ये जानना है कि जब स्टार्ट किया बिजनेस ऑनलाइन ही था सिर्फ, जी। तब सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से आते थे? देखिए अभी ना कोई कुछ भी बोले, इंस्टाग्राम से बड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी बिजनेस के लिए, चाहे वो कोई बिजनेस हो, इंस्टाग्राम से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज अगर आप देखोगे, पहले क्या होता था ना कि लोग इंस्टाग्राम से ऑर्डर करने से डरते थे। रीजन ये होता था कि लोग पेज बना लेते थे, प्रोडक्ट डाल देते थे और लोगों से पेमेंट ले लेते थे, लेकिन प्रोडक्ट उनके पास जाता ही नहीं था। मैंने भी 25-30 हजार रुपए खोए ऐसे। मुझे आईफोन का बचपन से बहुत क्रेज था, आज तक मैं खरीद नहीं पाया, खरीद सकता हूँ पर अब वेस्ट लगता है। मतलब पहले ड्रीम था, अब लगता है वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी आप डाउनलोड नहीं होता, इसलिए वो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। तो उस टाइम पे मुझे आईफोन का बहुत ये था, और मेरे पास जैसे ही थोड़े पैसे आए मुझे लालच आ गया कि यार मुझे आईफोन चाहिए। मुझे फ्लेक्स करना बहुत पसंद था पहले से। तो मैंने सोचा यार आईफोन चाहिए, तो मैंने बोला, नई की प्राइस देखी बहुत महंगी थी, सेकंड हैंड बोला यार नहीं, सेकंड हैंड नहीं चाहिए। फिर मुझे पता चला यार मार्केट में ना एक क्लोन नाम का भी कोई चीज होता है, फर्स्ट कॉपी। तो मैंने वो क्लोन फोन मंगाने के चक्कर में एक 25,000 रुपीज लॉस्ट किया था। 1 TB आईफोन 11 1 TB मंगाया था, पर आया ही नहीं, आया ही नहीं, पेमेंट कर दिया था उसने वीडियो कॉल पे। मतलब मैंने इतना तो बेवकूफ नहीं हूँ कि डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। मैंने वीडियो कॉल किया उसको, उसने अपना दुकान दिखाया, स्टोर दिखाया, सब कुछ दिखाया। बाद में पता चला ऐसा कोई दुकान है ही नहीं, पता नहीं उसने क्या जुगाड़ किया था। ओके,
तो इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन अभी के आज के डेट पे भी हमारा मैक्सिमम सेल्स इंस्टाग्राम से ही आता है। और आप भी अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है। सो जर्नी के बारे में बात कर ली, बिजनेस के भी बारे में बात कर ली, अभी थोड़ा फंडामेंटल्स पे बात करते हैं बिजनेस के। जी सो लाइक मैंने जब रिसर्च किया था आपका जो भी वेबसाइट है बिजनेस का, आपका पर्सनल इंस्टा हैंडल है, बिजनेस का इंस्टा हैंडल है, जी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने 100 डेज चैलेंज किया था। जी। सो क्या आइडिया था कि लाइक मार्केटिंग तो आपका था कि हाँ एक रीच हाँ आउट करना है, बट आई गेस जब आप 100 डेज चैलेंज, 75 हार्ड चैलेंज ऐसा कुछ करते, जी। आपको एक होता है कि आपको हर दिन अपना वैलिडेशन देना है करेक्ट अपने व्यूअर्स को या फिर ऑडियंस को, करेक्ट। तो एक प्रेशर बन जाता है कि ये चीज़ तो करनी है। आई गेस उसकी भी हेल्प हुई होगी खुद को जी पुश करने में। जी। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, मेरा इंटेंशन क्या था, जब मैंने आपको बताया कि मैंने रीसेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम्म, तो मेरा उसमें इंटेंशन ऐसा था कि मुझे कस्टमर्स नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए थे रीसेलर्स। रिसर्च। क्यों? तो उसमें मैं क्या करता था, व्लॉग्स बनाता था, मशीन्स दिखाता था, हम्म, मशीन्स पे बिहाइंड द सीन कैसे काम होती है, वो सारी चीजें बताता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे, जो लोगों को गिफ्टिंग के बारे में पता है या ऑलरेडी किसी का गिफ्टिंग स्टोर है, तो वो मेरे साथ जुड़े और रीसेल करे, ये मेरा इंटेंशन ओके था। इसीलिए मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया था, और उस चैलेंज की वजह से ही मेरे पास आज 800 रीसेलर है और 15-20 हजार जो भी फॉलोवर है वो फॉलोवर है। ओके। सो लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस है कि आज आप किस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, लाइक पुनेरी गिफ्ट्स। जी, तो अभी जो करंटली है puneriGifts.in हमारा वेबसाइट है, उससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कस्टमर्स, या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये दोनों पे भी हमारे पूरे कैटलॉग्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये तीनों पे भी हम पिछले महीने तक थे, लेकिन हमने वो बंद कर दिया। रीज़न ये था कि हम डील करते हैं कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट्स में। ई-कॉमर्स का एक बड़ा प्रॉब्लम है रिटर्न्स। क्योंकि क्या होता है, आप दुकान से कोई चीज खरीदने जाओ, आपको रिटर्न करना है, तो उसके पॉलिसी के हिसाब से आप रिटर्न करोगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आज आप कोई भी चीज मंगाओ, आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, बहुत ईजी है रिटर्न करना। उसमें क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं ई-कॉम में, उनको ये चीज पता होना चाहिए। तो क्या होता है ना कि मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट भेजा, तो पहली चीज तो हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो उस प्रोडक्ट का मैं रीयूज नहीं कर सकता हूँ। आज भी मेरे पास 3-4 बॉक्स में पूरे भरे हुए हैं प्रोडक्ट्स, जिसका मैं कोई रीयूज नहीं कर सकता हूँ। उनके फोटोज, उनका नेम है, मैं क्या करूंगा उसका। तो वो हो गया एक चीज। दूसरा चीज क्या होता है, अब अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस दुनिया के शायद दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर के अमीर आदमी, लेकिन आपको पता है उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्यों इतने अमीर है वो। रीजन ये है, देखिए, अमेजोन ने, मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन पे डाल दिया। जब मैंने ये प्रोडक्ट को अमेजोन पे डाल दिया, तो अमेजोन का काम क्या है, हम उसको पैक करके रखेंगे, कस्टमर और अमेजोन देगा। अब उस प्रोडक्ट पे अमेजोन हमसे कमीशन लेगा, फिक्स कमीशन, कमीशन प्लस डिलीवरी चार्जेस, दो चीज हो गया। अब जब मेरे यहाँ से लेके कस्टमर के यहाँ पे गया, तो वो डिलीवर हो गया, तो मेरा जो कमीशन और डिलीवरी चार्जेस कट करके जो अमाउंट बनता है वो मेरे अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर जो रिटर्न हो गया पार्सल, तो कस्टमर से लेके वापस मेरे घर तक आने का पैसा, जिसको आईटीओ बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन चार्जेस, तो अब यहाँ पे मेरे यहाँ से कस्टमर के यहाँ पे जाने का डिलीवरी चार्जेस, और कस्टमर के यहाँ से मेरे यहाँ पे आने का डिलीवरी चार्जेस, ये डबल डिलीवरी चार्जेस सेलर को ही पे करना पड़ता है। ओके तो अमेजोन का कितना भी रिटर्न हो, उसका कहीं पे भी लॉस नहीं है, ओके वो हमेशा प्रॉफिटेबल, उल्टा उसका डबल फायदा हो गया, क्योंकि शिपिंग चार्जेस उसने डबल लिया, तो ओके उसका ज्यादा फायदा हो गया हमारे रिटर्न से। तो इसीलिए हमने वो प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया। ओके। सो इट्स लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये हाँ, चीज। कि उनको लगेगा कि अगर रिटर्न आ गया हम्म, तो क्या ही जाएगा, कि मतलब हमें तो हमारा कुछ नहीं गया ना, लेकिन हमारा जाता है, हमारा वैलेट ओके माइनस में जाता है, हमारे पैसे अमेजोन लेता है, ऐसे होता है। ओके। जी। सो नाउ यू आर रनिंग पुनेरी गिफ्ट्स, हाँ, आपके यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? करेंटली अभी मेरे पास 4 लोग काम कर रहे हैं, इसके पहले 6-7 लोग भी थे, पर मुझे लगता है कि कम लोगों में ज्यादा काम होता है, ये मेरा मानना है। जितने ज्यादा आप लोग रखेंगे, काम उतना कम होगा, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। मस्ती ज्यादा होता है, बातचीत, अब मेरा एज कम है और मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ही जुड़ जाते हैं मेरे साथ, तो मस्ती हो जाता है। हमें ना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग रखना चाहिए। अगर आप मेरे दोस्त ही हो ना, तो जब आप प्रोफेशनली मेरे से मिलोगे तब मैं आपका दोस्त नहीं रहूंगा, तब एज अ मैं आपसे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव बात करूंगा, क्योंकि दोस्ती में कभी भी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे इन द सेंस, होता है दोस्त ने मिलके आज बहुत बड़े बड़े कंपनीज बनाए हैं, लेकिन मैं कौन सी दोस्ती की बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हो। तो उसमें मस्ती हो गया, बाहर की बातें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो वो सब छोड़ करके अगर आप काम करते हैं तो कम लोगों में ज्यादा काम होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने अभी 4 लोगों के साथ ही पूरा रन कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी इसको लेके जा रहे हैं, तो अब हमें रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर की। ओके। सो आई हैव वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी कि जब आप स्कूल में थे, जी आप काफ़ी सारे जॉब्स किए हुए हैं आपने,
सो जब आप जॉब कर रहे होंगे तो थोड़ा सा सोसाइटी की ओर से आया होगा प्रेशर, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर कैसे आया, हैंडल किया क्योंकि लाइक? बाय कास्ट मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके। और बाय कास्ट ब्राह्मण में बिलोंग करने की वजह से बहुत लोगों ने बोला कि यार पेपर का काम करता है, पेपर वाला है, पेपर बेचता है, दूध वाला है, दूध का काम करता है, मतलब वो काम को छोटा दर्जा दिया जाता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं उनके लिए, उनका गाड़ी भी कभी गंदा हो तो मैं वो भी पोंछ देता हूँ। वहाँ पे झाड़ू लगाना हो तो उनके बैठने के लिए मैं वो भी कर देता हूँ। तो लोगों ने मुझे बहुत अंडररेट किया कि यार ये कुछ नहीं करेगा, ज़िंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सोसाइटी का व्यू तब चेंज हुआ जब मेरा आर्टिकल न्यूज़ पेपर में आया। तब उनको देखने का थोड़ा जो वे है, वो थोड़ा बदल गया। ओके। और क्या होता है ना कि हम वो चीज़ को जब देखिए, मुँह से बोलने से मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि बोलने से ज़्यादा करने पे बिलीव रखो। तो लोगों को बोलो मत, सोसाइटी तो तुमको बोलेगी ना, तो सोसाइटी को बोलो मत, सोसाइटी को दिखाओ। अब मैं जैसे आपको बताया, मेरे घर में किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। आज मेरा छोटा भाई लगभग 5th-6th स्टैंडर्ड में, आज उसके पास भी 40,000 का मोबाइल दिया है मैंने। ओके। घर में सबके पास स्मार्टफ़ोन है। पापा मेरे लाइफ़ टाइम उन्होंने साइकिल चलाई, उनके पास गाड़ी कभी नहीं थी। उनको मैंने नई गाड़ी दिलाई, खुद के लिए गाड़ी ली और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैकबुक, मेरा मतलब आईफ़ोन सपना था, मैकबुक प्रो खरीदा मैंने काम के लिए। तो क्योंकि मेरा फ्लेक्स करने का मतलब आदत बहुत पहले से ही, मतलब कम चीज़ों में मुझे दिखाना अच्छा लगता है लोगों को कि यार प्रोफ़ेशनल मुझे रहना, मुझे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़ा-बड़ा घर चाहिए। तो इस तरह से तो मैंने मैकबुक लिया है, सबसे अच्छा वाला मॉडल। और ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे ड्रीम्स हैं। मम्मी का एक बहुत अच्छा ये है कि मम्मी का बहुत स्टार्टिंग से गोल्ड ज्वेलरी का बहुत बड़ा ड्रीम था और वो हमेशा बोलती थी कि मैं मर जाऊँगी पर मेरा सपना ये कभी पूरा नहीं होगा। बट उसको डायरेक्ट ले जाके उसको सीधा बोला, तुझे जो चाहिए तो वो सेलेक्ट कर, आई विल पे। ओके। एंड उसने जो सेलेक्ट किया, आई हैव पेड द अमाउंट। तो ये सब चीज़ जब आप करते हैं तो सोसाइटी को लगता है कि हाँ ठीक है, तब वो प्रेशर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो लिसनिंग टू योर होल जर्नी, एक बहुत सारी रिस्पेक्ट मेरे माइंड में ऑलरेडी आपके लिए बन चुकी है कि जी। इतना स्ट्रगल एंड इतनी क्रिएटिविटी के साथ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, ये नहीं कर पाते एट द एज ऑफ 20। इतना सब कुछ कोई नहीं कर पाता जो कि आपने किया है। सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो एक आखिरी सवाल है कि लाइक क्या फ्यूचर गोल्स हैं? यहाँ से आगे तो बढ़ना ही है, जी। और क्या चीज़ें करनी है फ्यूचर में? अब फ्यूचर गोल, अब मैं जब गिफ्टिंग में मुझे सक्सेस लगता है कि मुझे इसी में मिलेगा, तो मैं इसको ही एक्सपांड करने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया। इंडिया का सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल, सस्ता मतलब मैं नैनो जैसा चीप नहीं बोलूँगा क्योंकि नैनो इतनी अच्छी कार होके उसकी मार्केटिंग गलत होके वो चीप में चली गई। तो मैं अफोर्डेबल गिफ्टिंग कंपनी, क्योंकि गिफ्टिंग कंपनी इंडिया में बहुत है लेकिन सब महँगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल गिफ्टिंग कंपनी बनाऊँ, जो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास भी उसको अफोर्ड कर सके। उसके बाद मैं उसमें एक पर्सनल टच, जो मैं अभी भी दे रहा हूँ और हमेशा देना चाहूँगा, कि लोगों को फ़ील हो कि उसने कुछ तो एफर्ट्स लेके मेरे लिए गिफ्ट्स बनवाया है। और इसको मैं फ्रैंचाइज़ी मॉडल के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको ग्रो करने का सोच रहा हूँ और इसको ऐसे ही ग्रो करूँगा। ओके। सो जब आपने स्टार्ट किया था बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट, जी। सो 3 चीज़ें माइंड में थी कि एक, हर इंडिविजुअल की स्टोरी बतानी है हमें, जो कि स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा सक्सेस है या फिर वो सक्सेसफुल हो चुका है जी। कम एज में। सेकंड इज कि एक माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग, कैसी क्या थिंकिंग करनी होती है, चीज़ों को कैसे वेल एग्जीक्यूट करना होता है, जी। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते, उनका भी नॉलेज ट्रांसफ़र करना होता है। जी। एंड थर्ड वन इज़ रिलेटेबिलिटी, कि एक रिलेटेबल कंटेंट, कि हम में से ही कोई आज पॉडकास्ट में बता रहा है उन चीज़ों के बारे में जो हमने नहीं सोची थी। सो यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस 3 थिंग्स, कि आपने ये तीनों चीज़ें की है। और आई गेस किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है एंड उसको प्रॉब्लम्स आ रहे कि मार्केटिंग नहीं की जा रही, आइडियाज़ नहीं आ रहे मार्केटिंग के, तो उसे बहुत सारा नॉलेज इस पॉडकास्ट से मिल जाएगा कि किस तरह से टैकल किया जाता है सिचुएशन को, किस तरह से हैक्स फाइंड किए जाते हैं, कि जो भी आपने किए मार्केटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस में। लास्ट में मैं एक चीज़ हाँ। कहना चाहूँगा, मतलब पॉडकास्ट को ख़त्म होते-होते जो मेरे जैसे जो यूथ देख रहे हैं उनके लिए हाँ। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी काम करने के लिए शर्माओ मत। मतलब अब मैं लाइफ में, मेरी ऐसी भी फेजेस आई कि मैंने रोटी जो होता है चपाती, मैंने वो डिलीवरी किया है, मैंने वो बनाया हुआ है, मैंने बहुत छोटे-मोटे काम किए जो मैं बताऊँगा तो वो शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ करने से मत शर्माओ। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ करने को मिल रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम उसमें कुछ सीख रहे हो, तो वो कर दो। मैंने होर्डिंग्स लगाई है,
मैंने बैनर्स लगाए इवेंट्स में, मैं बहुत घंटों घंटों तक खड़ा रहा हूँ। तो मतलब आपको जो काम मिलता है, जैसे मिलता है, आप कंसिस्टेंटली करो, शर्माओ मत। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है, छोटा ही बड़ा बनता है। एक ही बार में कोई चीज बड़ा नहीं होता, तो छोटे से ही हर कोई चीज बड़ा होता है। तो हमें कोई चीज के लिए शर्माना नहीं है। हर काम को, कोई भी आप छोटा से छोटा काम करो, पूरे लगन से करो, ईमानदारी से करो, और ये सोचो कि वो किसके लिए कर रहे हो। खुद के लिए कर रहे हो, खुद बेटर बनने वाले हो, और उससे खुद को फायदा होने वाला है। तो इस लगन से काम करते रहो और सक्सेस 110% मिलेगा। That's it. एट द एज ऑफ 20 आप जो भी बातें कर रहे हैं, आपने जो भी स्ट्रगल किया है और ये सक्सेस पाई है, आई गेस ये जब भी कोई यूथ सुनेगा जो कि 20 या 25 साल का है, उसका ना माइंड सेट पे क्वेश्चन आ जाएगा खुद के कि मैंने ये सब नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेस थे, मैंने इसे थिंकिंग नहीं की। बट अगर यही चीज़ अगर आप 35 या फिर 40 साल के होंगे, तो एक कल्चर बन चुका है कि बड़े लोग ज्ञान देंगे, मगर आप जैसा कोई अगर ये चीज़ बोलेगा तो वो क्वेश्चन खड़ा कर देता है हर किसी के माइंड में। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, कि एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए अपने माइंड में भी कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जी सो आई गेस इस पॉडकास्ट का एक पार्ट 2 भी करना पड़ेगा हमें, कि बहुत सारी बातें रह चुकी है। लाइक जी जी एक स्टोरी जान लिया, आपकी बिजनेस के बारे में जान लिया, बट बहुत सारे फंडामेंटल से लाइक जिन पर भी बात कर सकते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर पुनेरी गिफ्ट्स बिजनेस एंड थैंक यू इवेंट्स। सो मच। व्यूअर्स का रिस्पॉन्ड रहेगा तो जरूर पार्ट 2 बनाएंगे इसका। जल्दी बनाएंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एम्बिशंस। थैंक यू सो मच।